फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और बहुत ही ईजी भी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लास के अंदर क्या होता है, तो क्लास कंटेन बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कोड। क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा होता है और प्रोग्राम का कोड होता है। डेटा जो होता है वो डेटा क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स के थ्रू लिखा जाता है। डेटा क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स, हम लोग क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तो उसे आप लोग डेटा बता सकते हो। और प्रोग्राम कोड क्लास के अंदर फंक्शन के थ्रू लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मेथड, फंक्शंस और मेथड। ओके, अब प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्लास के अंदर देखा कि जावा के प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा था कि राइट अ मेन मेथड अवेलेबल इन जावा प्रोग्राम। ऐसा चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने जब टेस्ट कंडक्ट की थी, वहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो वो मेन मेथड आपको कैसे लिखनी थी, तो वो मेन मेथड आपको लिखनी थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर एस कैपिटल स्ट्रिंग ARGS। और ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये चीज़ क्या है उसके बारे में। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों के जावा के प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड लिखी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्लास के एग्जाम्पल के लिए एक प्रोग्राम दिया गया है। प्रोग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले कमेंट दी गई है। ये क्लास कीवर्ड से आपका क्लास बनता है। यहाँ पे मेरे क्लास का नाम रूम है। यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट होता है, ये उसके वेरिएबल से, मतलब एट्रीब्यूट से। वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप लोग एट्रीब्यूट बता सकते हो। और यहाँ पे वॉइड ये आपकी रिटर्न टाइप है। सेट ATTR ये मेथड का नेम है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर दिए गए हैं। यहाँ पे ये मेथड का ओपनिंग हो रहा है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरी मेथड है डबल एरिया, जिसके अंदर वो एरिया कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट कंटिन्यू, ये प्रोग्राम है नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे आपकी एक डिस्प्ले मेथड है। ये कोड को अच्छे से देखना, ये कोड के रिगार्डिंग डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। ये वॉइड मतलब हमें ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। मेथड का नेम है डिस्प्ले और उसके साथ राउंड ब्रैकेट यूज़ होते हैं। ये मेथड का ओपनिंग है, ये मेथड का क्लोजिंग है। यहाँ पे ये मेथड सब कुछ ये प्रिंट करती है। यहाँ पे ये जो है वो क्लास का एंड हो गया। ठीक है, अब दूसरा ये एक क्लास आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्लास भी कंबाइन दिया गया। ये एक ही प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग अब दूसरा क्लास बना रहे हैं रूम डेमो। और इसके अंदर ये मेरी पब्लिक स्टैटिक, ये मेरी मेन मेथड है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछी थी। वो यहाँ पे ये रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ये ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करना है वो सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे ये मेथड को कॉल किया गया है। ये कोड को देखना, ये कोड के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आपका मेन मेथड एंड हो गया। और यहाँ पे आपका ये जो क्लास था, ये 2 ओपनिंग ब्रैकेट किए था ना, वो सारे 2 ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गए। तो ये प्रोग्राम आपको लिख के बताया है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पीछे सेम प्रोग्राम आपको ये स्काइट एडिटर के अंदर टाइप करके बताया है। और उसका जो आउटपुट क्या आता है वो आउटपुट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रोग्राम का कोड है और ये इसका आउटपुट है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रोग्राम लिखा गया है, ये प्रोग्राम कैसे लिखा है, इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लास इन जावा। ये चैप्टर का हेडिंग है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं, जावा के प्रोग्राम के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए आपका क्लास कीवर्ड नेसेसरी है।
क्लास की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। अ क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर। अब यहाँ पे क्लास कीवर्ड से जावा के अंदर क्लास बनता है, तो क्लास बनाने की सिंटैक्स क्या रहेगी, तो उसकी सिंटैक्स रहेगी यहाँ पे क्लास कीवर्ड आएगा सब कुछ स्मॉल के अंदर, और यहाँ पे आप लोग क्लास का कुछ भी नेम दे सकते हो। ये क्लास का ओपनिंग आता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आते हैं, और यहाँ पे ऐसे क्लास का क्लोजिंग होता है। यहाँ पे आप लोगों की एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग मेथड्स लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लास कंटेन बोथ वेरिएबल एंड मेथड। So the generally class is made up of two components, attributes. Attributes is defined using variables and behavior. Behavior is defined using method. ठीक है, तो ये जो क्लास है वो क्लास के अंदर दो चीज़ आती है। ये स्टेटमेंट आपको आपकी बुक के अंदर दिया गया है। Every class we write in Java is generally made up of two components, attributes and behavior. Attributes are defined by variables and ये याद रखना, and behavior is defined by methods. ठीक है, methods are used to access the modify attribute. attribute को access करने के लिए method use होती है। ओके, तो ये हो गया आपका क्लास बनाना, क्लास क्रिएट करना। ठीक है, सिंपल सी सिंटैक्स है और सिंपल सा क्लास आपका जावा के अंदर आप लोग क्रिएट कर सकते हो। क्लास के बाद आप लोगों ने कोड के अंदर देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्लास के बाद ऑब्जेक्ट्स जावा के प्रोग्राम के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके जावा के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर क्रिएट होते हैं। ओके, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। याद रखना, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन। तीनों स्टेप्स याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग क्लास का नेम और वेरिएबल के नेम से इसको डिक्लेयर करने की सिंटैक्स, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की सिंटैक्स क्या रहेगी, तो सबसे पहले क्लास का नेम आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम चाहिए। उसकी सिंटैक्स के अंदर क्लास का नेम, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ डिक्लेरेशन। सेकेंड स्टेप इज इंस्टेंशिएशन। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से याद रखना, इंस्टेंशिएशन। सेकेंड स्टेप इज इंस्टेंशिएशन। ये इंस्टेंशिएशन स्टेप के अंदर आपका यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट की जाती है, और जो मेमोरी अलोकेट की जाती है वो मेमोरी अलोकेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है न्यू कीवर्ड। ये न्यू कीवर्ड के थ्रू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट की जाती है। सो इन द इंस्टेंशिएशन स्टेप a new keyword is used to create the object by allocating memory। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट होती है और ये अलोकेट करने के लिए आपका न्यू कीवर्ड यूज होता है। द लास्ट स्टेप इज योर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू दी जाती है। न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू दी जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये 2 स्टेप तो हर एक के अंदर आएंगे ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप के अंदर हम लोग ये इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस करें। किसी स्टेप के अंदर इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस नहीं भी आ सकती है और किसी के अंदर ये आ भी सकती है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप्स आपको बुक के अंदर दिखाए गए हैं, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन
एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्लास नेम और वेरिएबल नेम से उसका डिक्लेयर होगा। इंस्टेंशिएशन के अंदर न्यू कीवर्ड से उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी और इनिशियलाइजेशन से इनिशियल वैल्यू उसको दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ये तीनों स्टेप को यहाँ पे पीछे नीचे एग्जाम्पल देके बताया गया है, तो मैं यहाँ पे तीनों स्टेप को एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज़ मेरा फर्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे क्लास, ये सिंटेक्स है। अब यहाँ पे सपोज़ मैंने समझ लो एक क्लास बनाया है, क्लास रूम, जो अभी हम लोगों ने बुक के अंदर देखा वो क्लास रूम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये क्लास, ये सपोज़ समझ लो मेरा एक क्लास का एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है। तो अब मुझे ये रूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन है। उसके अंदर उसकी सिंटेक्स में क्लास नेम सबसे पहले आता है, तो मुझे यहाँ पे क्लास नेम क्या लिखना पड़ेगा, रूम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कैपिटल लिखा है तो मुझे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल नेम, तो सपोज़ यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम आर ले रही हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं ये सेमीकोलन से स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए आर नाम का वेरिएबल, आर नाम का ऑब्जेक्ट आपका क्लास का आप लोग बना रहे हो, ऐसा यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। ठीक है, अब न्यू कीवर्ड से आपकी इस आर को, इन ये नए बनाए गए वेरिएबल को अब ये इंस्टेंशिएशन स्टेप के अंदर आप लोग मेमोरी कैसे दोगे। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको जो स्टेप लिखना है वो अच्छे से याद रखना है। ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मेमोरी देनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर इज इक्वल टू, इंस्टेंशिएशन स्टेप के अंदर न्यू कीवर्ड आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू। और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है आर, तो आर मेरे रूम क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूम और ये ब्रैकेट करके मैं इस स्टेटमेंट को क्लोज कर रही हूँ। तो ये हो गए मेरे दो स्टेप। यहाँ पे मैं इनिशियलाइजेशन नहीं कर रही हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है, वो हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ये दो स्टेटमेंट को मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, रोम आर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू वाला फिर से यहाँ पे एक साथ लिख लेना है, न्यू रूम। ठीक है, तो ये आपको दो स्टेटमेंट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो और एक स्टेटमेंट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये R1 रूम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताया है, R2 क्लास एक ही है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट कौन सा बना है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना है। तो जब आप लोग एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक ही क्लास मेरा एक ही है, उसका दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है R1 एंड R2। तो यहाँ पे जब आपके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दोनों को डिफरेंट मेमोरी स्पेस अलोकेट की जाती है, दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मेमोरी स्पेस अलोकेट की जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बनाते जाते हो तो आपकी मेमोरी फुल होती जाती है, क्योंकि जितनी ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी मेमोरी स्पेस वहाँ पे दी जाएगी। सो इन जावा व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नो नीडेड, अगर आपके ऑब्जेक्ट की नेसेसरी नहीं रहती है तो मेमोरी इज़ क्लेम्ड बैक फॉर रीयूज़, मेमोरी क्या होती है, वापस से रीयूज़ हो जाती है। ठीक है, मेमोरी इज़ क्लेम बैक फॉर रीयूज़, मेमोरी वापस से रीयूज़ करने के लिए फ्री की जाती है। एंड जावा हैज़ अ गार्बेज कलेक्टर, ये कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर करता है। जावा हैज़ अ गार्बेज कलेक्टर दैट लुक्स फॉर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एंड reclaims the memory that objects are using। ठीक है, जावा में के अंदर ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर होते हैं जो ये वर्क करते हैं मेमोरी को रीयूज़ करने का। ठीक है, मेमोरी को वापस से यूज़ हो सके इसीलिए उसको वो मेमोरी को फ्री करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा के अंदर पूछा गया है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। ओके, जहाँ पे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। ओके, अब
पहले जो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा, उस एग्ज़ाम्पल के अंदर एक बहुत नेसेसरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। उस एग्ज़ाम्पल के अंदर आप लोगों ने 2 क्लास बनाई। एक क्लास बना था आपका क्लास रूम बना था, और दूसरा क्लास आपका बना था रूम डेमो करके बना था। ठीक है, 2 क्लास बने थे, लेकिन प्रोग्राम आपका वो एक ही था। तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैंने आगे के चैप्टर के अंदर, 7th चैप्टर के अंदर ऐसा पढ़ाया है कि जावा के अंदर जिस नेम से आपका क्लास बनता है, उसी नेम से आपको फ़ाइल को सेव करनी है। ठीक है, मगर अगर मैंने यहाँ पे रूम क्लास का नेम दिया है, तो मुझे रूम नेम से ही फ़ाइल को सेव करनी पड़ेगी। मतलब क्लास का नेम और फाइल का नेम, इट शुड बी अ शेप. So your question is that if we are having more than one class, then what we have to do? अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लास होते हैं, तब आपको क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है, इफ़ वी आर हैविंग मोर देन 2 क्लास, then we have to save the file with the name that class contain main method. जिस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखी हुई रहती है, उस क्लास के नेम से आपको फ़ाइल को सेव करना है। याद रखना स्टेटमेंट, जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड लिखी हुई रहती है, मेन मेथड मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली मेथड, जिस क्लास के अंदर लिखी हुई रहती है, उस क्लास के नेम से आपको फ़ाइल को सेव करना है, क्योंकि मेन मेथड से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे एग्जांपल के अंदर मैंने रूम डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड लिखी है, तो यहाँ पे मैं रूम डेमो नेम से फ़ाइल को सेव करूँगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है, एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। ठीक है, एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पे इंस्टेंस क्या है वो हम लोगों ने देखा। इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट जो जावा के अंदर क्रिएट होते हैं, उसे ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन बोलते हैं। सो द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इन अदर वर्ड, फॉर एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, वो क्या है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज फॉर इट्स एट्रीब्यूट. Instance variable define the attributes of the object and the class define the kind of attributes. ओके, अब यहाँ पे जैसे इंस्टेंस वेरिएबल है, वैसे इंस्टेंस मेथड होती है। इंस्टेंस मेथड आर यूज टू डिफाइन बिहेवियर, मेथड से उसका बिहेवियर डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करना है। देन इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड्स आर एक्सेस्ड वाया द ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। याद रखना, डॉट ऑपरेटर, इसको एक्सेस करने के लिए आप लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लोगे, डॉट लिखोगे और वेरिएबल या तो मेथड का नेम लिखोगे। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब मुझे इसको ये क्लास के अंदर, रूम क्लास के अंदर, मैंने सपोज समझ लो वो कोड के अंदर एक डिस्प्ले मेथड थी, और मुझे उस डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे उस इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करूँगी? तो इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट बना है आर नेम का, उसके बाद आएगा डॉट सिंबल, और उसके बाद मेरी मेथड का नेम क्या है? डिस्प्ले मेथड होती है, तो उसके साथ ऐसे ब्रैकेट लगते हैं। तो ऐसे में इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स। क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड। तो यहाँ पे क्लास वेरिएबल जो है, वो क्लास वेरिएबल आपके, यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात की कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करके स्टोर होता है। ठीक है, तो जो हर एक ऑब्जेक्ट बनता है उसका इंस्टेंस भी मेमोरी के अंदर होता है। अब जब वेरिएबल के साथ वो वेरिएबल की जब सेम वेरिएबल होता है और अगर उसका इंस्टेंस भी सेम क्लास के अंदर होता है, तो वो लोग सेम ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं। ठीक है, द वेरिएबल should be allocated the memory only once per class. It means the variables belongs to a class
एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट। वो क्लास का वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं होता है। तो ऐसे क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसके नेम के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है। ये टॉपिक हम लोग अभी बाद में इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। Static variables can be accessed without creating an instance of a class. Static variable क्लास का इंस्टेंस क्रिएट बिना आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उस मेथड के नेम के आगे सिर्फ आपको स्टैटिक कीवर्ड लगा देना है तो वो आपका स्टैटिक बन जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो स्टैटिक का रिप्रेजेंटेशन आया है उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आपको आया है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन जावा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ना पूछा जाए ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स इन क्लास। क्लास के अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है, उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। सेकेंड टाइप का वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। और थर्ड टाइप का वेरिएबल है क्लास वेरिएबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन क्लास। मैंने अभी टेस्ट के अंदर पूछा था क्वेश्चन कि कितने टाइप के वेरिएबल जावा के अंदर होते हैं। जावा के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल जो था वो हमारा चैप्टर नंबर 7 के अंदर आ गया था। उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने ऐसी देखी थी, वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल मेथड के अंदर या तो ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। दे आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड और ब्लॉक इज स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द मेथड और ब्लॉक हैज़ कंप्लीटेड। वो कब क्रिएट होते हैं? जब आप मेथड और ब्लॉक स्टार्ट होता है तब वो क्रिएट होते हैं, और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब मेथड और ब्लॉक कंप्लीट होता है। एंड लोकल वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लोकल वेरिएबल को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही याद रखनी है, वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल। सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ योर क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स आर द वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास outside any method with static keyword and class variables are also initialized with default value. इसकी डेफिनेशन याद रखना, लोकल वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। क्लास वेरिएबल भी सेम है, क्लास के अंदर विद इन अ क्लास, आउटसाइड एनी मेथड, क्लास के अंदर मेथड के बाहर लेकिन स्टैटिक कीवर्ड से। अभी जो हम लोगों ने देखा टॉपिक क्लास इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगता है, तो क्लास वेरिएबल के अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेथड ओवरलोडिंग, जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आ गया था। यहाँ पे वापस से उसका एग्जाम्पल आया है, इसकी वजह से ये चैप्टर यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। हमें इसके अंदर पता है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स योर मैनी फॉर्म द मेथड विच इज हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे मेथड का नेम है मैक्स और मैक्स, तो मेथड का नेम सेम है, मेथड विच इज हैविंग द सेम नेम। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर एक्स वाई जेड, यहाँ पे डबल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू है और यहाँ पे डबल टाइप की वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपके पैरामीटर डिफरेंट है, इसीलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका पीछे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, यहाँ पे देखो प्रिंट लाइन मेथड का नेम है,
यहाँ पे भी प्रिंट लाइन, यहाँ पे भी प्रिंट लाइन। मेथड विच इज़ हैविंग द सेम नेम सेम आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है और ब्रैकेट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्टर्स। Constructors is a special kind of method that is invoked when a new object is created. Constructor it is a special kind of method. वो क्या है? एक special kind की method है that is invoked when a new object is created. Actually, your constructor can perform any action, but it is mainly designed to perform initialization action. याद रखना, कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट इट इज़ मेनली डिज़ाइन टू परफॉर्म इनिशियलाइजिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखें क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड स्टेप देखा इनिशियलाइजेशन, जो इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है, ऐसा हम लोगों ने बोला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड। ओके, अब आपकी नॉर्मल मेथड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेथड का नेम लिखा है डिस्प्ले, उस नॉर्मल मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्टर्स। तो उस नॉर्मल मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? तो कंस्ट्रक्टर डिफर्स फ्रॉम जनरल मेथड इन द फॉलोइंग वेज। उसके बहुत सारे वेज है जिससे आपको पता चलता है ये आपका कंस्ट्रक्टर है, आपकी नॉर्मल मेथड नहीं है। फर्स्ट रूल्स, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास। क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के जैसा ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगती है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखो, ये प्रिंट लाइन मेथड है, मेथड के आगे ये वॉइड जो लगी है वो उसकी रिटर्न टाइप है। वॉइड मीन्स नथिंग, मतलब ये मेथड मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। तो अगर मैं क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखूँगी तो उसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आएगी। ठीक है, ये हुए आपके 2 रूल्स। नेक्स्ट थर्ड रूल्स है, कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जब आपका न्यू ऑपरेटर आता है तभी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। एंड कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वॉल्व एक्सप्लिसिटली एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर और कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रूम क्लास देखा था उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्लास रूम है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। अब ये देखो, ये जो मेरा क्लास का नेम के जैसा सेम नेम आया, तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के जैसा ही होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला फर्स्ट रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। कंस्ट्रक्टर का सेकंड रूल ये कहता है कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। उसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगी है, तो हमारा सेकंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये जो रूम करके ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो मेरा मेथड नहीं है, लेकिन वो मेरा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये जो तो है ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए पॉइंट है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये न्यू ऑपरेटर से कंस्ट्रक्टर को, जो न्यू ऑपरेटर के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर, मतलब आपके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं और उसको ये न्यू कीवर्ड मिलता है तब आपके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ दी गई है वो याद रखना। In the absence of user-defined constructor in a class, objects are constructed using default no argument constructor. अगर आप लोगों ने यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे हैं तो प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ नो मोर अवेलेबल। अगर लिखा है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं उसको लिखने की सिंटेक्स देखो। क्लास नेम, ये क्लास का राउंड ब्रैकेट, ये क्लास का स्टार्टिंग, क्लास का एंडिंग और यहाँ पे सेमीकोलन। ऐसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर। ऐसे आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है। ओके, इसके रिगार्डिंग पीछे एक प्रोग्राम भी दिया गया है, प्रोग्राम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है याद रखने के लिए।
विजिबिलिटी मॉडिफायर फॉर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है, तो हम लोगों को पता है कि वेरिएबल को हम लोग कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू कहाँ तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और ये एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग विजिबिलिटी मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। सो एक्सेस कंट्रोल इज अबाउट द कंट्रोलिंग visibility. So the access control is also known as access modifier, are also known as visibility modifiers. Access control is also known as visibility modifier. ठीक है। So the 4 PS of protection, ये access control के लिए आपके 4 PS यूज होते हैं। PS मतलब उसका स्टार्टिंग P से होता है, इसीलिए सबसे पहला फर्स्ट है पब्लिक, सेकंड है पैकेज, थर्ड है प्रोटेक्टेड एंड फोर्थ है प्राइवेट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके विजिबिलिटी मॉडिफायर। विजिबिलिटी मॉडिफायर्स याद रखना, हमारे पास विजिबिलिटी मॉडिफायर कितने हैं, 4 है। सबसे पहला है पब्लिक, सेकंड है पैकेज, थर्ड visibility modifier is your protected and fourth one is your private। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से कोई भी visibility modifier नहीं यूज़ करते हैं then the default protection is, डिफ़ॉल्ट जो प्रोटेक्शन होता है वो पैकेज होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पैकेज होता है। सो द पैकेज इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस। ओके, अब ये पैकेज को कैसे आप लोग लिख सकते हो, तो पैकेज एज द फॉलोइंग सिंटैक्स। पैकेज क्रिएट करने की सिंटैक्स है पैकेज कीवर्ड और पैकेज का नेम। पैकेज कीवर्ड लिखना है और पैकेज का नेम लिखना है और ऐसे सेमीकोलन लगा देना है, तो ऐसे आपका पैकेज क्रिएट हो जाता है। ये विजिबिलिटी मॉडिफायर है। ये विजिबिलिटी मॉडिफायर आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाए गए हैं। दिस आर द एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। विजिबिलिटी इज वाइडेस्ट, पब्लिक मतलब हर एक कोई उसको एक्सेस कर सकता है, ये पैकेज है, प्रोटेक्टेड है और ये नैरोएस्ट है। अब हर एक के अंदर डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहली फर्स्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर है पब्लिक। अ मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड। इफ वी मेक इट टू विजिबल फॉर ऑल द क्लासेस आउटसाइड दिस क्लास, डिक्लेयर द मेथड और वेरिएबल टू हैव द पब्लिक एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि जिसके आगे हम लोगों ने पब्लिक लिखा है, जिस मेथड और वेरिएबल के नेम के आगे, उसे हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके एक्सेस के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी वेरिएबल और नेम और मेथड के नेम के आगे पब्लिक लिखेंगे, मतलब हम लोग उसे कहीं से भी प्रोग्राम, उसके एक्सेस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए जो जावा की मेन मेथड है, जो हम लोग यहाँ पे मेन मेथड लिखते हैं, उसके आगे सबसे पहले पब्लिक लिखते हैं। क्यों, तो मेन मेथड हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मेन मेथड हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग उसके आगे पब्लिक लिखते हैं। ओके, सेकंड है आपका प्रोटेक्टेड। पैकेज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी पैकेज होती है। पैकेज बनाने की सिंटैक्स आपको याद रखनी है। पैकेज बनाने की सिंटैक्स है पैकेज और पैकेज का नेम, बाद में सेमीकोलन। प्रोटेक्टेड, दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज अलाउड टू एक्सेस only to subclass or to share with method declared as friend। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर किसके लिए यूज़ होगा, इट इज़ अलाउड टू एक्सेस ओनली टू सब क्लास। हम लोगों ने आगे के चैप्टर के अंदर इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास में से दूसरे क्लास को यूज़ कर सकते हैं, तो जो दूसरा क्लास बनता है उसे हम लोग सब क्लास बोलते हैं। तो ऐसे सब क्लास को एक्सेस करने के लिए आपका प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर यूज़ होता है। और जो मेथड को आप लोग फ्रेंड एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करते हो, ये फ्रेंड मेथड के बारे में आपके सिलेबस के अंदर डिटेल में नहीं समझाया गया है, लेकिन अगर कोई मेथड को आप लोग फ्रेंडली यूज़ करते हो, फ्रेंड डिक्लेयर करते हो, तो वो भी आपका प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर कहलाता है। ओके, एंड द लास्ट P is your private. The highest level of protection can be achieved by using private protection.
सबसे हाईएस्ट कौन सा है, प्राइवेट प्रोटेक्शन है, क्योंकि दिस प्रोवाइड्स द नैरोएस्ट विजिबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट मेथड एंड वेरिएबल्स आर डिक्लेयर डायरेक्टली accessible only by the method defined within a class. They cannot be seen by other class. वो दूसरे क्लास के अंदर नहीं मिलते हैं। जिसे आप लोग प्राइवेट बना लेते हो वहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, वो दूसरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, आप लोग उसे दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइवेट के रिगार्डिंग आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है डबल लेंथ और विथ, तो ये प्राइवेट है, तो मैं ये क्लास के अंदर, ये रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, इस क्लास के बाहर मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपके विजिबिलिटी मॉडिफायर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मॉडिफायर: पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन इज़ योर पैकेज। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड। ये लास्ट वन बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हम लोगों ने बाकी जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी 7 चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। अब यहाँ पे ये एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड क्यों यूज़ होती है? तो व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डेटा बाय डिक्लेयरिंग दैम एज प्राइवेट, जब हम लोग डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर करके उसके ऊपर एक्सेस का रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं, लेकिन फॉर आवर पर्पस इफ़ वी वांट टू यूज़ दैट डेटा देन व्हाट वी हैव टू डू। अगर आपको ही उस डेटा को आपकी वर्क के लिए आपको खुद को उस डेटा को दूसरे क्लास के अंदर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपकी एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड लिखी जाती है। ओके, सो द आवर पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग डायरेक्टली एक्सेस्ड और मॉडिफाइड बाय अदर क्लास। हमारा पर्पस क्या है, हम लोग उसको प्राइवेट क्यों डिक्लेयर करते हैं कि अदर क्लास के अंदर वो यूज़ ना हो सके इसीलिए, लेकिन हम लोग ही उसे अदर क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड लिखते हैं। ठीक है ना, तो इफ़ यू वांट टू अलाउ सच डेटा टू बी यूज्ड बाय अदर, इफ़ यू वांट टू अलाउ सच डेटा टू बी used by other then we write accessor method। अगर हम लोग डेटा को दूसरे क्लास के अंदर सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग एक्सेसर मेथड लिखेंगे। एंड इफ़ वी वांट टू अलाउ सच डेटा टू बी मॉडिफाइड बाय अदर, यूज़ करना और मॉडिफाइड करना दोनों का मतलब डिफरेंट है। यूज़ करना मतलब सिर्फ उसे आप लोग अपने वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, और मॉडिफाइड करना मतलब उसको चेंज करना। सो इफ़ यू वांट टू अलाउ द डेटा टू बी मॉडिफाइड बाय अदर देन यू हैव टू राइट म्यूटेटर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। इफ़ यू want to allow such data to be used by other, we write accessor method. If you want to allow such data to be modified by other, we write mutator method। और इसके नेम एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड कैसे लिखी जाती है, तो कन्वेंशनली नेम ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड इज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम एंड the prefix as get and set respectively। एक्सेसर मेथड के लिए हम लोग प्रीफिक्स की तौर पे get कीवर्ड लगाएंगे, और म्यूटेटर मेथड के अंदर हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे set मेथड लगाएंगे। ठीक है, सो ड्यू टू दिस कन्वेंशन ये आपकी मेथड यूज़ होती है। इसकी वजह से accessor methods are known as getter method and mutator methods are known as setter method। ठीक है, accessor method are known as mutator method and
एक्सेसर मेथड आर नोन एज गेटर मेथड एंड म्यूटेटर मेथड आर नोन एज सेटर मेथड। तो सपोज समझ लो कि मेरे पास एक एग्जांपल बता रहे हो, मेरे पास एक वेरिएबल है लेंथ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेंथ, उसके लिए मुझे एक्सेसर मेथड लिखनी है। तो उसका एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे लिखूँगी? एक्सेसर मेथड के आगे कौन सा कीवर्ड लगता है? गेट लगता है, और वेरिएबल के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, गेट लेंथ, और ऐसे वेरिएबल, ठीक है, स्पेस नहीं आती है, साथ में लिखना है। सेम इसके लिए मैं अगर यहाँ पे म्यूटेटर मेथड लिखूँगी तो म्यूटेटर के आगे कीवर्ड आएगा सेट, अगेन ये चीज़ सेम, सेट लेंथ। तो ये क्या हुई? मेरी म्यूटेटर मेथड हुई, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आती ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रैक्टिकल का टॉपिक दिया गया है, लेकिन वो कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछते नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस का दिया गया है। इनहेरिटेंस के अंदर जो चीज़ पढ़ाई गई है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही ली है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक बार वापस से पढ़ाई गई है, एक बार देख लेते हैं। और reusability features using inheritance allows us to build new class with added capabilities by extending existing class. Inheritance model define is a relationship between two classes, ठीक है। तो यहाँ पे वो इज अ रिलेशनशिप डिफाइन करता है। और इनहेरिटेंस के अंदर कॉमन फीचर्स आर केप्ट इन सुपर क्लास and the subclass inherit all the instance variable and method from the superclass. सबक्लास उसे सिर्फ एक्सेस करता है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी टेस्ट के अंदर कि इनहेरिटेंस के अंदर आपका एरो जो है वो एरो कौन से क्लास के अंदर कौन से क्लास को पॉइंट आउट करते हुए दिखाया जाता है? तो द सबक्लास इज नॉट द सो इन सब क्लास यूजली कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड मेथड। ये जो है वो एरो सुपर क्लास की तरफ से, ठीक है, सुपर क्लास की तरफ का एरो करके यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, बाद में यहाँ पे इनहेरिटेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करते, प्रोग्राम ही दिया गया है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास। प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास मतलब हम लोग ऐसे डेटा को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? डेटा को ऐसे आप लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए डेटा को अगर आप लोग एक्सेस करते हो तो एक्सेस के अंदर उसके अंदर क्या आते हैं? एरर आपकी आती है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सेस्ड, प्राइवेट वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेस्ड आउटसाइड, राइट, ठीक है। सुपर क्लास भी हो लेकिन उसके अंदर के भी प्राइवेट मेंबर को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको उसे यूज़ करना है देन यू हैव टू राइट एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ सुपर क्लास, प्रोटेक्टेड मेंबर होता है तो उसके नेम के आगे आप लोग ऐसे प्रोटेक्टेड यूज़ करते हो। एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर अवेलेबल एज प्राइवेट मेंबर इन द इनहेरिटेड सब क्लास। ओके, वापस से टॉपिक आया है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास that incorporates other object they establish has a relationship between two classes। ये कंपोजिशन और एग्रीगेशन के बारे में हम लोगों को पता ही है। उसके रिगार्डिंग आपको एक पीछे एक प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन उस प्रोग्राम की बात हम लोग नहीं करते हैं। उसके अंदर कंपोजिशन और एग्रीगेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 8 आपको पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। पीछे आपको बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, वो MCQ आपको देख के नोट्स प्रिपेयर करनी है। अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपके वीडियो को देख के। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देख के आपकी नोटबुक के अंदर उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।